Hello, topic is cost control and cost reduction. कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों का ही मेन एम क्या है? कॉस्ट को कम करना। अगर दोनों का एम एक ही है तो क्या दोनों कंसेप्ट एक ही हैं? नहीं, ये कॉस्ट को कम करने के दोनों अलग अलग टूल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल को, देन कॉस्ट रिडक्शन को। तो देखो, एक बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है तो देखो प्रॉफिट अर्न होता कैसे है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स में से बिजनेस की टोटल कॉस्ट लेस करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो बिजनेस का प्रॉफिट है, ये सबको पता है। अब फोकस इस बात पे है कि इस प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करें। इस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेल्स प्राइस को बढ़ा दो और या फिर पर यूनिट कॉस्ट को कम कर दो। या तो पर यूनिट सेल्स प्राइस बढ़ा दो, जहाँ पर पहले सेल्स प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट थी वहाँ पर 150 कर दो। या फिर कॉस्ट को कम कर दो, जहाँ पर कॉस्ट आ रही थी पहले 100 रुपीज़ पर यूनिट वहाँ पर कॉस्ट को कम करके 80 रुपये पर यूनिट ले आओ। तो दो तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो सेल्स को बढ़ाकर सेल्स प्राइस पर यूनिट को बढ़ा दो, या फिर कॉस्ट पर यूनिट कम कर दो। इन दोनों तरीके से हम बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। बट अपने को फोकस करना है इस कॉस्ट के ऊपर कि कैसे भी करके हमें कॉस्ट को कम करना है। और कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे पास दो टूल हैं, एक कॉस्ट का कंट्रोल करना और दूसरा कॉस्ट का रिडक्शन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि कॉस्ट का कंट्रोल क्या है। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, यानी कॉस्ट को एक लिमिट से ज़्यादा जाने से रोकना है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, देखो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेंगे। हमने डिसाइड कर दी 100 रुपीज़ पर यूनिट से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करके एक्चुअल कॉस्ट के साथ में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और वेरिएंस निकाल कर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो कॉस्ट कंट्रोल में हमारा फोकस किस चीज़ पर रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा ना जाए, यानी इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर में ही रहे, बस इतना ध्यान रखना है। कॉस्ट कंट्रोल का मेन एम क्या है कि जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है पर यूनिट, जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की है उस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट ना जाए, बस इतना ही फोकस रहता है किस पर, कॉस्ट कंट्रोल में। तो कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जिसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके ये देखते हैं कि कितना वेरिएंस है, यानी कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को निकालकर उसके कारणों का पता करके उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये किस में होता है, कॉस्ट कंट्रोल में। अब कॉस्ट कंट्रोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देखो। सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंशन मेजर ऑफ कॉस्ट। अब ये प्रिवेंटिव मेजर का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारणात्मक उपाय, यानी कॉस्ट कंट्रोल में हमने पहले ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि पर यूनिट कॉस्ट 100 से ज़्यादा ना आए। तो ये क्या हो गया, ये प्रिवेंशन हो गया। पहले ही अनुमान लगा लिया कि इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर कॉस्ट इससे ज़्यादा आ रही है तो बिज़नेस के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर कॉस्ट मान लो 100 रुपये की जगह 150 आ रही है कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस इससे तो अबव ही रखेंगे, क्योंकि कॉस्ट में हम कुछ प्रॉफिट ऐड करके ही तो सेलिंग प्राइस डिसाइड होते हैं। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी उतनी ही ज़्यादा सेलिंग प्राइस भी होगी फिर। तो पहला पॉइंट है कि प्रिवेंटिव मेजर है कॉस्ट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर ही रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कॉस्ट कंट्रोल का मेन एम रहता है कि जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है उस स्टैंडर्ड के अंडर में ही हमारी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, बस इतना ही फोकस करता है। फिर क्या है, टेम्परेरी इन नेचर है। टेम्परेरी इन नेचर कैसे है, मान लो एक टास्क कर रहे थे, जैसे इस मार्कर को बनाना है। इस मार्कर को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की 100 रुपीज़। फिर मैं इसके बाद 10 दिन बाद दूसरे मार्कर को, ग्रीन कलर के मार्कर को बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो उस मार्कर की अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। ये टेम्परेरी इन नेचर है।
एक बार जिस टास्क के लिए हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, अगर कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 ईयर उसी टास्क को दोबारा बनाना है, उसी प्रोडक्ट को दोबारा बनाना है, तो उसके लिए हम दोबारा स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो इसलिए टेम्परेरी इन नेचर होती है कॉस्ट का कंट्रोल। फिर क्या है हमारे पास, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होते हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट ना आ जाए, बस इसके अंडर में ही रहे। मान लो पहले कॉस्ट आ रही थी 120, 150, तो हम कोशिश करते हैं हमारी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और इतने तक कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर में आ जाए। बस कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करेंगे, कब तक कोशिश करेंगे, जब तक हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर में ना आ जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कॉस्ट कंट्रोल है क्या? कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को कम करने की एक ऐसा टूल है जिसमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट आने पर एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में करके देखते हैं कि कितना वेरिएशन है। अगर कोई वेरिएशन है तो उसके कारणों का पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है कॉस्ट का, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर इसकी कॉस्ट आनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखता है। कॉस्ट कंट्रोल में इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर में हो, बस इससे ज़्यादा कॉस्ट ना आ जाए। टेम्परेरी इन नेचर है, यानी टास्क टू टास्क, ऑपरेशन टू ऑपरेशन क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, जब तक इम्प्रूवमेंट करेंगे, जब तक कोशिश करेंगे कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से नीचे आ जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर हम सेटिस्फाई हैं। अब कॉस्ट को कंट्रोल की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल इज ए एसेंशियल टूल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन विच कंपेरिजन एक्चुअल कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड कॉस्ट, इफ एनी वेरिएंस देन करेक्टिव एक्शन मे बी टेकन। मैंने क्या बोला इधर कि कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग का एक एसेंशियल टूल है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में करते हैं। अगर कोई वेरिएंस है, यानी अगर कोई डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये है हमारे पास कॉस्ट का कंट्रोल। अब देखो आगे, अब देखते हैं हम कॉस्ट का रिडक्शन क्या है। कॉस्ट रिडक्शन में रियल एंड परमानेंट बेस पर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ ना किए बिना। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्वालिटी को आप बहुत ध्यान रखना है कि क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट को कम कर रहे हो, ठीक है, अगर कॉस्ट कम होगी कैसे आप बताओ? एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम कैसे होगी? मान लो इस मार्कर को बनाना है, इस मार्कर में मटेरियल लगा है, लेबर और ओवरहेड, यानी 3 तरीके के एक्सपेंस लगे हैं। तो मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ी कम प्राइस पर लेके आओ, लेबर को थोड़ी कम वेजेस दो और अदर जितने एक्सपेंस कर रहे हो वो कम करो। अगर ये तीनों एक्सपेंस कम हो जाएं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट, अगर ये तीनों एक्सपेंस कम हो गए तो ऑटोमेटिक इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हमने बोला कि मटेरियल कम कॉस्ट का लेके आओ, कम प्राइस का मटेरियल लेके आओ। आप अगर मान लो कम प्राइस का मटेरियल लेके आओगे, इसके लिए प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है। अगर रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक कम प्राइस का लेके आए तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी लो हो, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में ये साफ बोला गया है कि आप कॉस्ट को कम कर रहे हो, ठीक है, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है आपको। कॉस्ट रिडक्शन में क्या बोला गया कि कॉस्ट रिडक्शन एक रियल और परमानेंट बेस पर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करने का एक टूल है, लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं रखनी। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में जो हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है, कॉस्ट कंट्रोल में क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं किया जाता, उसमें भी कॉस्ट कम करते हैं और कॉस्ट रिडक्शन में भी कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल में हम पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कितना वेरिएंस है और वेरिएंस किन कारणों की वजह से उसको दूर करते हैं।
तो उसमें क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, किसमें, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। बट कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट को कम करने का एक टूल है जिसमें रियल और परमानेंट बेस पर कॉस्ट को कम किया जाता है, लेकिन क्वालिटी सेम बनी रहनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हर बार चैलेंज करेगा, लेकिन मैंने कॉस्ट कंट्रोल में क्या बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं। एक बार जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, बट इतना ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा ना जाए, किसमें, कॉस्ट कंट्रोल में। बट कॉस्ट रिडक्शन में हर बार स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही चैलेंज करेंगे। जैसे कि मान लो इस मार्कर को बताने की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी हमने 100 रुपीज़। अगर मान लो इस मार्कर को बनाने की स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट आती है 100 रुपीज़, तो अब अगली बार हम स्टैंडर्ड 100 का नहीं रखेंगे, अगली बार हम स्टैंडर्ड रखेंगे 80 का। अगली बार कितने का रखेंगे, स्टैंडर्ड 80 का। अगर मान लो हमने एक्चुअल कॉस्ट को कम करके हमने 80 कर दिया, इस मार्कर की एक्चुअल कॉस्ट कम करके हमने 80 लिया है, अब की बार स्टैंडर्ड रखेंगे 60 का। यानी हर बार क्या होगा, हर बार हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हर बार चैलेंज करेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही हमारी कॉस्ट आनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही आनी चाहिए। अगर कम आ जाती है, यानी मान लो 60 स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया गया और 60 या उससे कम एक्चुअल कॉस्ट आ गई, तो अगली बार स्टैंडर्ड कॉस्ट उससे भी कम रखेंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन में 2 पॉइंट मेन फोकस। देखो कॉस्ट को तो कम करना है, ठीक है, लेकिन एक तो क्वालिटी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को हर बार चैलेंज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि एक करेक्टिव मेजर है। जैसे कॉस्ट कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव मेजर है कॉस्ट का, बट कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव मेजर है किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट का करेक्टिव मेजर है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट का प्रिवेंटिव मेजर है कॉस्ट कंट्रोल। ये ध्यान रखना दोनों पॉइंट। अब देखो कॉस्ट के रिडक्शन की डेफिनेशन देखो। कॉस्ट रिडक्शन इज टू बी अंडरस्टूड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर विदाउट इम्पेयरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ किए बिना प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना किसके अंदर आता है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आता है। और पॉइंट मेन क्या है कि एक रियल और परमानेंट रिडक्शन है। ये कि क्या है ये रियल और परमानेंट रिडक्शन, इसको अभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिडक्शन इन रियल, यानी रियल में हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर 100 डिसाइड किया गया, मान लो एक्चुअल कॉस्ट आती 80, अब की बार हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया 60, अब की बार हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की 60। अब जो कॉस्ट एक्चुअल 80 आ रही थी, अब हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट 60 से भी कम आए। तो क्या है, रिडक्शन रियल के अंदर होता है, कमी कॉस्ट के अंदर, रियल के अंदर हम एक कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट को धीरे धीरे कम पर लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या बनी रहनी चाहिए, सेम बनी रहनी चाहिए। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कैसे होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के एक्सपेंस कम कर दो, ऑटोमेटिक कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मटेरियल की कॉस्ट कम करोगे तो क्या, पहले हम 100 रुपये पर यूनिट पर मटेरियल परचेज कर रहे थे, अब हम 80 रुपये पर यूनिट पर मटेरियल परचेज कर रहे हैं, क्या क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। ये बोला गया है कि आप मटेरियल चाहे कैसा भी यूज करो, आप लेबर चाहे किसी भी स्किल के यूज करो, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम बनी रहनी चाहिए। फिर क्या है, परमानेंट नेचर है। देखो हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कॉस्ट को कम करने की। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, तो हम लगातार कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या है, कॉस्ट में कमी बट प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम बनी रहनी चाहिए। ये इसी डेफिनेशन से मैंने ये 3 पॉइंट निकाले थे कि रिडक्शन इन रियल, कि कॉस्ट को रियल में देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आई है, उस रियल कॉस्ट से नीचे ही स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम। और परमानेंट हम लगातार कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कम हो, और कॉस्ट तो कम कर रहे हो ठीक है, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ छेड़खानी नहीं करनी आपको। ये है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देखो। कॉस्ट कंट्रोल क्या है,
एक प्रिवेंटिव मेजर है कॉस्ट का, और कॉस्ट रिडक्शन क्या है, एक करेक्टिव मेजर है कॉस्ट का। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस कॉस्ट रिडक्शन में हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं कि क्वालिटी के साथ छेड़खानी ना हो। कॉस्ट कंट्रोल में हम हर बार, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम स्टैंडर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, बट कॉस्ट रिडक्शन में हम हर बार हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में हम इतना देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा ना जाए, बट कॉस्ट रिडक्शन में हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम जाए। अगर कम जाए तो हम नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करेंगे और कम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है, और एक ये क्या है, ये परमानेंट नेचर का है, और वो क्या था, वो टेम्परेरी नेचर का था। तो ये पॉइंट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉस्ट को कंट्रोल कम करने के कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। दो कंपोनेंट्स हैं, पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा है एक्शन। अब देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में देखो, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लेवल डिसाइड करते हैं कॉस्ट का, उसके बाद हम एक्चुअल लेवल देखते हैं, फिर एक्चुअल लेवल का स्टैंडर्ड लेवल के साथ कंपैरिजन करके हम वेरिएंस निकालते हैं। ये तीनों स्टेप किसके अंदर होते हैं, इन्फॉर्मेशन के अंदर। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पहले हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे इस मार्कर का, फिर बाद में इस मार्कर की एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में कंपैरिजन करके हम वेरिएंस निकालेंगे। अब सेकंड हमारे पास एक्शन। अब इस वेरिएंस के लिए हम कुछ करंट प्लान बनाएंगे कि इस वेरिएंस को ठीक कैसे करें। ये जो डिफरेंस आया है कॉस्ट में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस आया है उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए एक करंट प्लान बनाएंगे और स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 100 रुपीज़ का, कॉस्ट आई 120, तो हम ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट डिफरेंस कितना है, वेरिएंस 20 रुपये का, ये तो यहाँ पता चल गया। अब इस वेरिएंस को ठीक करने के लिए करंट प्लान बनाएंगे। करंट प्लान की इस वेरिएंस 20 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, उसको कम करने के प्लान बनाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से। ये नहीं कि हम कॉस्ट कम करने लगे, करते 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 इसे स्टैंडर्ड से भी नीचे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़। कॉस्ट कंट्रोल में हमारा मेन एम रहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट ना आए बस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही हम इस वेरिएंस को दूर करेंगे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है स्टेप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने के स्टेप कितने हैं। आप बोलोगे कि कॉस्ट को कंट्रोल हम 3 स्टेप से करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, एक्चुअल देखेंगे कॉस्ट और उसका वेरिएंस निकाल के उसको दूर करेंगे। ये तो क्या है, ये इन शॉर्ट में है। आप ठीक हो, ये 3 ही स्टेप हैं, बट इन शॉर्ट अगर हम डिटेल में देखें, कई बार क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के जो स्टेप्स हैं उनको आपको सफल करके दे देंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो देखो, कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट को, किस पर्सन को इस कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, कि जिस टास्क के लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की है उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए किस पर्सन को, किस डिपार्टमेंट को लायबल ठहराना है। यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिसाइड करते हैं। थर्ड स्टेप पर हम एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं कितनी आई है, फिर एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके हम क्या इफेक्टिव रिपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं वेरिएंस का, कि वेरिएंस कितना आया है, ये वेरिएंस क्यों आया है, कितना आया है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किस मटेरियल की वजह से, लेबर की वजह से या ओवरहेड, कौन से कंपोनेंट की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, वो देखेंगे। और उसके लिए हम लास्ट में क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। तो ये क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के स्टेप है। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेंगे, उसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे। देन हम इफेक्टिव रिपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वेरिएंस की रीज़न क्या है, और लास्ट में क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक ऑफ कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। कोस्ट को कंट्रोल करने की दो टेक्निक हैं, एक स्टैंडर्ड कोस्टिंग और दूसरी बजटरी कंट्रोल। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोस्ट को कंट्रोल करने की कितनी टेक्निक है? दो। पहली है कोस्ट कंट्रोल और दूसरी है पहली है स्टैंडर्ड कोस्टिंग और दूसरी है बजटरी कंट्रोल। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग कोस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, लेकिन इज ए टूल ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग का टूल है। हाँ, ये बात ठीक है कि कोस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, बट कौन सी अकाउंटिंग की है? ये टूल कोस्ट अकाउंटिंग का एक टूल है। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल भी कोस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, लेकिन ये किस अकाउंटिंग की टेक्निक है, किस अकाउंटिंग का टूल है? ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, या इसमें लिखा आ सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अकाउंटिंग। वापस से बताती हूँ, कोस्ट को कंट्रोल करने की दो टेक्निक है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कोस्टिंग कोस्ट को कंट्रोल करने की एक कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है, और बजटरी कंट्रोल क्या है? कोस्ट को कंट्रोल करने की एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है, या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अकाउंटिंग टेक्निक भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में करते क्या हैं? पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, उसके बाद एक्चुअल कोस्ट को देखेंगे, एक्चुअल कोस्ट का कंपैरिजन स्टैंडर्ड कोस्ट के साथ करके हम वेरिएंस देखेंगे, और लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेंगे। फिर बजटरी कंट्रोल में क्या करते हैं? सबसे पहले हम बजट डिसाइड करेंगे, एडवांस में बजट डिसाइड करेंगे, बजट के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस का बजट के साथ कंपेयर करके वेरिएंस निकालेंगे, और लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों कोस्ट को कंट्रोल करने की दो टेक्निक हैं, बस इतना ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कोस्टिंग कोस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है, और बजटरी कंट्रोल कहाँ पढ़ते हैं? मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है? एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट यहाँ से देखो आगे। देखो, अब हम कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट रिडक्शन में डिफरेंस देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप ध्यान से देखना। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा रह गया जो कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट रिडक्शन का समझ ना आया हो, तो इस डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा। देखो, कोस्ट कंट्रोल क्या है? कोस्ट कंट्रोल में हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ का? एक्चुअल कोस्ट का स्टैंडर्ड कोस्ट के साथ में। कोस्ट कंट्रोल में हम प्री डिटरमाइंड कोस्ट यानी स्टैंडर्ड कोस्ट का एक्चुअल कोस्ट के साथ में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके जो भी वेरिएंस होते हैं उस वेरिएंस के कारणों का पता लगाकर उस वेरिएंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोस्ट रिडक्शन के अंदर क्या करते हैं? रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कोस्ट। हर बार ये कोशिश की जाती है कि जो कोस्ट रियल के अंदर आ रही है, जो एक्चुअल कोस्ट आ रही है, उस कोस्ट को कम से कम किया जाए। यानी हर बार कोस्ट रिडक्शन में हर बार स्टैंडर्ड कोस्ट को चैलेंज किया जाता है। इसमें तो क्या है? कोस्ट कंट्रोल में इतना ध्यान रखा जाता है कि जितनी स्टैंडर्ड कोस्ट डिसाइड की है, स्टैंडर्ड कोस्ट से ऊपर ना जाए एक्चुअल कोस्ट बस। बट कोस्ट रिडक्शन में हर बार इस स्टैंडर्ड को चैलेंज किया जाएगा कि कैसे भी करके इस स्टैंडर्ड को चैलेंज, मान लो 100 पर यूनिट कोस्ट 100 रुपये डिसाइड किएगी स्टैंडर्ड कोस्ट, नेक्स्ट टाइम उससे भी कोशिश कम करेंगे कि 90 रुपीज़ स्टैंडर्ड कोस्ट डिसाइड की जाए। यानी हर बार स्टैंडर्ड कोस्ट को चैलेंज करेंगे, और क्या करेंगे? रियल कोस्ट को, एक्चुअल कोस्ट को स्टैंडर्ड कोस्ट से हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये रियल और परमानेंट रिडक्शन है, इसमें कोस्ट को हमेशा कम से कम करने की कोशिश की जाती है। बट यहाँ पर ये परमानेंट रिडक्शन नहीं है, बल्कि इसमें कोस्ट को स्टैंडर्ड कोस्ट से ऊपर ना जाए, बस इतना ध्यान रखा जाता है। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं दी जाती कि हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट डिसाइड की, एक्चुअल कोस्ट स्टैंडर्ड कोस्ट से ऊपर ना जाए, बस इतना ध्यान रखना था। तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या अच्छी होगी नहीं होगी, इस पर कोई फोकस नहीं है। बट कॉस्ट रिडक्शन में हालांकि हर बार कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर क्या है, फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम टू सेम बनी रहनी चाहिए, यानी क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर क्या है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को अचीव करना है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट
यानी हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर दी थी। इसे स्टैंडर्ड कॉस्ट, बस जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की उससे ऊपर कॉस्ट ना जाए, बस वहाँ तक रुक जाए हमारी एक्चुअल कॉस्ट, इस पे फोकस किया जाता है। इसमें हर बार कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट को हर बार को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वालिटी सेम बनी रहनी चाहिए। ये क्या है, प्रिवेंटिव फंक्शन है। इसको प्रिवेंटिव फंक्शन या प्रिवेंटिव मेजर बोला गया, इसको करेक्टिव मेजर या फिर करेक्टिव फंक्शन बोला गया। रीजन क्या था, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। इसको प्रिवेंटिव फंक्शन या प्रिवेंटिव मेजर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें पहले से हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, यानी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा ना आ जाए। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि निवारणात्मक उपचार, उपचार करना, क्या करना, पहले से ही अपना डिसाइड करना कि अपना निवारण देख लेना। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखना, यानी हमने प्रिवेंटिव मेजर कर लिया। प्रिवेंटिव मेजर कर लिया, प्रिवेंटिव फंक्शन पर फोकस कर रही है। ये करेक्टिव फंक्शन पर, यानी ये हर बार क्या कर रहा है, हर बार ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हर बार कॉस्ट को पहले से कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी हर बार कॉस्ट को चैलेंज करने, कौन सी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखो लिखा हुआ है इट चैलेंज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, इसलिए इसको करेक्टिव फंक्शन बोला गया। यानी हर बार क्या करता है, ये हर बार स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करता है, कौन, कॉस्ट रिडक्शन में। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट ना आए, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या है, स्टैटिक अप्रोच है। स्टैटिक अप्रोच है यानी जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया ना सेम रहेगा। जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, हम क्या स्टैंडर्ड के साथ कोई चैलेंज करते हैं, क्या स्टैंडर्ड के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, नहीं। तो स्टैटिक अप्रोच है कॉस्ट कंट्रोल, एक स्टैटिक अप्रोच है। रीज़न क्या है कॉस्ट कंट्रोल के स्टैटिक अप्रोच का, क्योंकि इसमें हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया वो सेम रहेगा, हम स्टैंडर्ड को कभी भी चैलेंज नहीं करते। बट इसको डायनेमिक अप्रोच बोला गया था, क्यों, क्योंकि इसमें हर बार स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, हर बार स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट लाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है कि टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को कंट्रोल करने की कितनी टेक्निक है, दो, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरी बजटरी कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। कॉस्ट को कंट्रोल करने की कितनी टेक्निक है, दो, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरी बजटरी कंट्रोल। बट टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इस कॉस्ट को रिडक्शन करने की कितनी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि वर्क स्टडी है, वैरायटी रिडक्शन है, फिर क्वालिटी रिसर्च है, ऐसी करके बहुत सारी टेक्निक हैं जिनसे हम कॉस्ट का रिडक्शन करते हैं। फिर क्या है कि ये फोकस कहाँ करता है, कॉस्ट कंट्रोल में फोकस कहाँ रहता है। कॉस्ट कंट्रोल ये देखता है जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे तो ये देखेंगे कि लास्ट ईयर जब हम इसी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे उस टाइम पर कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी, कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई थी, और एट प्रेजेंट कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करें, बस इतना ही फोकस है। यानी प्रेजेंट और पास्ट पर फोकस करता है। कॉस्ट कंट्रोल का फोकस किसके ऊपर रहता है, प्रेजेंट के ऊपर, पास्ट बिहेवियर के ऊपर। प्रेजेंट कॉस्ट में देखेंगे कि कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करें, और पास्ट की क्या लेंगे, पास्ट में देखेंगे कि कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी और कितनी रियल में एक्चुअल कॉस्ट आई थी। पास्ट की एक्चुअल कॉस्ट के बेस पर ही हम प्रेजेंट की स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर फोकस करें, बट पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट का देख रहे हैं कि इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए, और फ्यूचर को क्यों कंसीडर किया कि फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट इससे कम कैसे आएगी। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर कंसंट्रेशन करता है कि एट प्रेजेंट हमने कितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया और हम इस स्टैंडर्ड को चैलेंज करके एक्चुअल कॉस्ट को और कितना कम कर सकते हैं। ये क्या है कि कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, और ये क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस। देखो ये पता चल गया, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कॉस्ट रिडक्शन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। रीजन क्या है कंटिन्यू प्रोसेस का, क्योंकि हर बार ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करेगा और हर बार कॉस्ट कम करने की कोशिश की जाती है इसमें। बट कॉस्ट कंट्रोल में फोकस रहता है इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर कॉस्ट ना जाए, बस इतना ही फोकस करो। कंट्रोल किया जाता है, टू कंट्रोल इज अचीव थ्रू कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, बस स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाए, उस स्टैंडर्ड से ऊपर कॉस्ट ना जाए हमारी एक्चुअल,
एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस इतना ही फोकस करता है। तो मैंने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को आपको अच्छे से कवर करवा दिया। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। अब हम कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन को देखेंगे। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट ऐसा रहता है जो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड है और समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो आगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, यानी कॉस्ट रिडक्शन से फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा क्या है, अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। सबसे पहले है प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर मान लो कॉस्ट कम होती जा रही है, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कॉस्ट के रिडक्शन की वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सेकंड है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अब मान लो किसी कॉस्ट कम कर रहे हैं, किस चीज की कॉस्ट कम हो रही है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की और ओवरहेड की। इन तीनों फैक्टर की कॉस्ट कम होने की वजह से टोटल कॉस्ट कम होगी। अगर टोटल कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड है कि बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। मान लो कॉस्ट कम हो रही है मटेरियल की भी और लेबर की भी कॉस्ट कम हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर स्किल्ड लेबर ही बचे हैं, अनस्किल्ड लेबर को लगभग क्या कर दिया हमने, बिजनेस से बाहर निकाल दिया, तभी तो लेबर की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि सिर्फ स्किल्ड लेबर को रखा गया। स्किल्ड लेबर की बिजनेस की मैनेजमेंट के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि वो बेटर तरीके से काम करते हैं। अगर वो बेटर वे में काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस भी उसी रेशो में दी जाएंगी। इसलिए बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप बनेगा। थर्ड है सक्सेस इन कंपटीशन। कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट लो कॉस्ट का बनेगा तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं बिजनेस के, अदर मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर हैं, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट सेम ना होकर, बल्कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ी कम कीमत का बनेगा, जिसकी वजह से बिकेगा भी ज़्यादा। अगर बिकेगा भी ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कंपटीशन में अपने को सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आई है। कॉस्ट कम आई है तो हमें उस पर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मान लो अपना प्रोडक्ट बनता है 100 रुपये का और हम सेल करते हैं 150 में। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बनता है 110 में और सेल करता है 150 में। प्रॉफिट किसको ज़्यादा हुआ? प्रॉफिट अपने को ज़्यादा हुआ। फिर क्या है, बेनिफिट टू कस्टमर एंड सोसाइटी। कस्टमर और सोसाइटी को दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? मान लो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है 100 वाला, उस 100 वाले प्रोडक्ट में कॉस्ट इंक्लूड है। हो सकता है कि हम 150 का ना सेल करके 140 का सेल कर दें और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो 150 में सेल कर रहे हैं। देखो, हमें भी 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और कॉम्पिटिटर को भी 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रोडक्ट किसका बिकेगा? प्रोडक्ट हमारा बिकेगा। तो कस्टमर को भी फायदा और सोसाइटी को भी फायदा और बिजनेस को भी फायदा। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो अपने आप बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेटर वे में यूज करेंगे तभी जाकर कॉस्ट का रिडक्शन हो पाएगा, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। अब मान लो लेबर 6 आवर काम करते हैं 1 डे के अंदर, एक दिन के वर्किंग आवर है 6 डेज। मान लो हर वर्कर से 6 की बजाय 7 आवर काम करवा रहे हैं, तो 1 घंटे में वर्कर को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट 1 आवर की वजह से काफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेटर वे में यूज हो पाएगा। फिर क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, बेटर वे के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी बढ़ेगी हमारी कंट्री में। फिर क्या है, कंटिन्यू सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा क्या होता है, हमेशा सोचा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड, इस स्टैंडर्ड को हम हमेशा चैलेंज करते हैं। इसमें कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट रिडक्शन में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को कम से कम करें। पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किया 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का। हर बार स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज किया जाता है और कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। यही लिखा हुआ है, कंटिन्यू सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट। लगातार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश जारी रहती है। किसमें? कॉस्ट रिडक्शन में। क्या कॉस्ट कंट्रोल में ऐसा था?
कॉस्ट कंट्रोल में सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर कॉस्ट ना जाए, बस इतना ध्यान रखा जाता था। बट कॉस्ट रिडक्शन में जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उस स्टैंडर्ड को हमेशा चैलेंज किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि हमेशा इस स्टैंडर्ड को चैलेंज करके इससे लो स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाए। पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि 100 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, उसके बाद 80 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, फिर 60 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हर बार कॉस्ट को चैलेंज किया जाता है। तो ये क्या है, कॉस्ट रिडक्शन के कुछ फायदे हैं। अब अगर फायदे हैं तो कमियां भी हैं। अगर फायदे हैं तो कमियां, सबसे बड़ी कमी क्या है कि हर बार कॉस्ट को चैलेंज किया जाता है, यानी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है। कॉस्ट कम कैसे होगी, मटेरियल की कॉस्ट लो होगी। अगर मान लो मटेरियल की प्राइस लो हुई, पहले मटेरियल परचेज करते थे, पहले रॉ मटेरियल परचेज करते थे पर यूनिट से 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से रॉ मटेरियल परचेज करते, पर यूनिट के 100 रुपये लगते थे। अब क्या है, अब 90 रुपीज़ से, फिर उसके बाद 80 रुपीज़। तो क्या रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो रही है। रॉ मटेरियल की प्राइस पहले 100 रुपये में परचेज करते थे पर यूनिट, फिर 90 में, फिर 80 में। तो क्या क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 100% क्वालिटी पर इफेक्ट होगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप मान लो कपड़े परचेज कर रहे हैं, कपड़े परचेज करने में आप मान लो सॉक्स ले रहे हो 100 रुपीज़ की, सॉक्स ले रहे हो 90 की और 80 की, क्या इनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको? 100% क्वालिटी में फर्क मिलेगा। तो कॉस्ट रिडक्शन की सबसे बड़ी कमी है ये कि बोलते हैं कि क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कॉस्ट रिडक्शन की वजह से, बट ऐसा नहीं है। क्वालिटी पर 100% इफेक्ट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कम से कम करने की सोच कर रहे हैं। अगर हम कम से कम सोच रहे हैं तो मटेरियल भी हम क्या है, लो क्वालिटी का लेके आ रहे हैं, तभी तो प्राइस गिर रही है। लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट में। सबसे पहला है कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्ट में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हर बार स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट को चैलेंज करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट जो डिसाइड की है उससे पहले उससे भी कम कॉस्ट लेके आनी है। तो कैसे होगा? जब लेबर बेटर वे में काम करेगा, जब लेबर बिना रेस्ट के काम करेगा, जब मटेरियल को बिना वेस्टेज के यूज किया जाएगा, यानी मटेरियल में वेस्टेज ना के बराबर हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब लेबर कैसे काम करेगा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे एक दिन में? क्या उसको एक दिन काम थोड़ी करना है, उसको तो कंटिन्यू काम करना है। अगर एक एक दिन में लेबर 10-12 घंटे काम करेगा तो उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी क्या? वो क्यों चाहेगा लेबर कि मैं एक स्टैटिक मतलब रास्ते पर चलूँ? क्यों? क्योंकि हर इंसान को फ्लक्चुएशन अच्छी लगती है। तो अगर कॉस्ट रिडक्शन टारगेट क्या है, कॉस्ट को कम से कम करना। कॉस्ट को कम से कम करने का मतलब है कि लेबर को खींच के काम ले रहे हैं, और लेबर ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए इंडिविजुअल के ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है कॉस्ट का रिडक्शन, बट इंडिविजुअल का ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी वेजेस पर है। काम ले रहे हो आप 10 घंटे, वेजेस दे रहे हो सेम। काम ले रहे हो आप 12 घंटे, वेजेस वही दे रहे हो सेम। कंटिन्यू कॉस्ट रिडक्शन इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लगातार कॉस्ट को कम करते रहेंगे ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इफेक्ट होगा 100%। क्यों? क्योंकि हम रॉ मटेरियल हम लगातार कम प्राइस का परचेज कर रहे हैं, लेबर को काम 10 घंटे ले रहे हैं, 12 घंटे ले रहे हैं, वेजेस उसको वही दे रहे हैं। तभी तो अगर मान लो रॉ मटेरियल पहले मिलता था 100 रुपये पर यूनिट, आज हम परचेज कर रहे हैं 80 रुपये पर यूनिट, तो कॉस्ट तो कम आई है। कॉस्ट तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट क्या क्वालिटी का इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको? यहाँ पर दिखेगा 100%। फिर क्या है, सक्सेस ऑफ एनी स्कीम डिपेंड अपॉन विलिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई। अगर कोई स्कीम सक्सेस हो रही है, उस स्कीम के सक्सेस के पीछे सिर्फ मैनेजमेंट का हाथ नहीं है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का हाथ नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज़ का भी उसके पीछे पार्टिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने ढंग से प्रोडक्शन नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया और वर्किंग आवर में रेस्ट ज़्यादा किया और काम कम किया, तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट रिडक्शन का जो कंसेप्ट दिया गया ना यहाँ पर कि कॉस्ट को कम से कम करो, जब तक एम्प्लॉय 100% तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो लेबर पहले भी 6 घंटे काम करता था और आज भी 6 घंटे काम कर रहा है,
पहले भी दिन में वही 10 यूनिट बनाता था, आज भी दिन में वही 10 यूनिट बना रहा है। तो लेबर के पार्टिसिपेशन के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मे बी शॉर्ट लाइव ड्यू टू टेम्परेरी फॉल इन प्राइस ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्राइस गिर रही है। रॉ मटेरियल पहले परचेज करते थे 100 रुपीज़ का पर यूनिट, आज परचेज कर रहे हैं 80 में। इस तरीके से रॉ मटेरियल की प्राइस गिरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ थी वो शॉर्ट होती जा रही है। क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट में कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्वालिटी लो करते जा रहे हैं। तो क्या हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कॉस्ट रिडक्शन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड कवर इन कॉस्ट रिडक्शन, यानी कॉस्ट का रिडक्शन करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी करनी है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन फैक्टर को ध्यान में रखना है, कौन से फील्ड कौन से एरिया ऐसे हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके कॉस्ट में कमी कर सकते हैं। पहला देखो, सबसे पहले है प्रोडक्ट का डिज़ाइन। देखो, जो प्रोडक्ट, मान लो ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर को बनाने का जो डिज़ाइन है, अगर हम हल्का फुल्का इस मार्कर के डिज़ाइन में चेंज कर दें तो हो सकता है कि कॉस्ट में कमी हो जाए। जैसे कि डिज़ाइन क्या है, जैसे इस मार्कर की कैप के ऊपर लाइनिंग है, तो लाइनिंग ना करके हम इस कैप को बिल्कुल सिंपल रख दें तो लाइनिंग का जो टाइम लगा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, इस प्रोडक्ट के जो लेंथ है उसको हल्का कम कर दो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइम, मटेरियल बच जाएगा। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन में चेंज करके हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, टाइम बचेगा यानी लेबर कॉस्ट कम लगेगी, अगर हल्का साइज कम होगा तो मटेरियल कम लगेगा। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन में चेंज कर कर हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हर डिपार्टमेंट की, हर मैनेजर की अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, हर फोरमैन को अपना काम बताओ कि ऐसे ऐसे करना है, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसको डेलीगेट कर दो, वो काम काफ़ी बेटर तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो साथ में उसको अथॉरिटी भी दी है, उसको इतनी पावर दी है कि वो इस काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करवा के वो काम करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेट करो, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर हर मैनेजर को, फोरमैन को, जो भी एम्प्लॉई है उनको इस तरीके से सेट करो कि कॉस्ट कम से कम लगे, यानी प्रॉपर तरीके से हर डिपार्टमेंट अपना काम कर सके। थर्ड है फैक्टर लेआउट एंड इक्विपमेंट। फैक्टर लेआउट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है, मान लो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और स्टोर डिपार्टमेंट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक रॉ मटेरियल लाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्टेज नहीं हो रही, लेबर की कॉस्ट का वेस्टेज नहीं हो रहा है। इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करो, यानी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ है तो इसके पास में ही स्टोर डिपार्टमेंट हो, इससे नेक्स्ट क्या हो, सेलिंग डिपार्टमेंट हो, ताकि रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से आए, दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो और नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र करें सेल करने के लिए। तो बिजनेस के अंदर जो फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, इस तरीके से लेआउट करो, स्टोर हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको इस तरीके से सीक्वेंस में सेट करो कि उनका वेस्टेज भी कम हो, टाइम भी बचे और बेटर तरीके से काम हो सके। फिर है प्रोडक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एंड मेथड। प्रोडक्शन प्लान, प्रोग्राम और मेथड। इस मार्कर को बनाने का जो मेथड था, उस पुराने मेथड में क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडोप्ट करो ताकि इस मार्कर को बनाने में टाइम कम लगे और वेस्टेज कम हो। ऐसा करके भी हम तो कॉस्ट में कमी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बच गया, दूसरा मार्कर बनाने में जो मटेरियल वेस्ट हो रहा था उसकी कॉस्ट भी बच गई। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है
कि पूरे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजर हैं, जो भी लेबर हैं, जो भी पर्सन काम कर रहा है, उनको बेटर वे के अंदर मैनेज करो। यानी ऑफिस के एक्सपेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, यानी बिजनेस के जो डेली वेजेस के एक्सपेंस हैं उनको कम करेंगे तो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, बेटर वे में बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बिजनेस से मार्केट तक पहुंचाने के जो खर्चे हैं, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंस हैं, वो ज़्यादा लग रहे हैं। सही टाइम पर सही प्रोडक्ट को जहाँ पर डिमांड हो रही वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे। तो जब डिमांड हो रही है उस टाइम पर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा रहा है तो प्रोडक्ट की सेल ही क्या करेंगे फिर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ध्यान रखो, कौन पर्सन इसके लिए क्या ऐड कर रहा है। मान लो इस मार्कर को बना तो दिया बट बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, तो जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे लोग अवेयर कैसे होंगे इस प्रोडक्ट से। तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन सबको कम करो। कम कैसे होंगे, जब बेटर वे के अंदर काम किया जाएगा। फिर क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट यानी एचआर डिपार्टमेंट। लेबर को हायर करने का काम एचआर डिपार्टमेंट का है। हमने इतना बता दिया कि इस डिपार्टमेंट में इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है और उस लेबर के अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमने पर्सनल डिपार्टमेंट के पास, एचआर डिपार्टमेंट के पास भेज दी, तो एचआर डिपार्टमेंट बेटर तरीके से क्या है, उन पर्सन को अपॉइंट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है रिटर्न में कि इतने पर्सन की रिक्वायरमेंट है और इतनी स्किल उनके अंदर होनी चाहिए। तो भी क्या हो जाएगी, तो भी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छटनी जल्दी कर पाएंगे। अगर छटनी जल्दी होगी तो कॉस्ट भी कम आएगी। परचेज एंड मटेरियल कंट्रोल। परचेज और मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो, आपने पढ़ा होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा लेवल है जो ये डिसाइड करता है कि हम ऑर्डर कब दें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर उस टाइम पर दो, उस टाइम पर रॉ मटेरियल को परचेज कर लो जब ये भी ना हो कि एक्सेस के अंदर रॉ मटेरियल रखा हुआ है बिजनेस में, और ये भी ना हो कि रॉ मटेरियल की कमी की वजह से बिजनेस में प्रोडक्शन रुका हुआ है। यानी प्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से मटेरियल को स्टोर डिपार्टमेंट को मैनेज करके रखो। जैसे ही रिक्वायरमेंट हो ऑर्डर लगाओ, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी टाइम वेस्ट ना कर पाए। किसकी वजह से? रॉ मटेरियल ना होने की वजह से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे मेन पॉइंट फाइनेंस। अगर फाइनेंस का ही मैनेज नहीं कर रहे ना, अगर फाइनेंस, या तो हम रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सेस में खरीद के रख दिया, ज़्यादा एक्सेस में रॉ मटेरियल को खरीद के रख दिया तो पैसा तो लग गया, पैसा तो बिजनेस में स्टोर होके रह गया। या फिर हम ज़्यादा ही क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो डेटर्स बनते जा रहे हैं, पैसा तो ब्लॉक हो रहा है डेटर्स में, पैसा आएगा कहाँ से फिर? तो बिजनेस के फाइनेंस को बेटर वे के अंदर मैनेज करो। टाइम टू टाइम ये देखो कि बिजनेस के पास लिक्विडिटी कितनी है और कितनी और लिक्विडिटी होनी चाहिए। इन सब तरीके को मैनेज करके, यानी इन सब पॉइंट को अगर हम बेटर वे के अंदर मैनेज करते हैं तो कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं। इन तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मटेरियल की क्वालिटी भी सेम कंटिन्यू बनी रहेगी। टूल एंड टेक्निक फॉर कॉस्ट रिडक्शन। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ इन पॉइंट को ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पॉइंट दे देगा, ये बताओ कि निम्न में से कौन से कॉस्ट रिडक्शन के टूल या टेक्निक हैं या नहीं। तो ये टूल और टेक्निक्स हैं, किस चीज़ के टूल्स हैं? कॉस्ट रिडक्शन के। पहला है बजटरी कंट्रोल, सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड है वैल्यू एनालिसिस, फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वैरायटी रिडक्शन, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्वालिटी कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारे वो टूल्स हैं जिनके थ्रू क्या हो सकती है, जिन टूल्स के थ्रू हम कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं। तो इनको सिर्फ पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या बताओ कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट रिडक्शन का टूल या टेक्निक है, यस और नो। बोलोगे यस। एक बार फिर से रिवाइज करो, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वैरायटी रिडक्शन, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्वालिटी कंट्रोल और लास्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये अपना टॉपिक था अभी कॉस्ट के कंट्रोल और कॉस्ट की रिडक्शन का। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब
ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है अपना। थैंक यू।